बिहार सरकार ने 75% आरक्षण की घोषणा कर दी है। अब इस आरक्षण व्यवस्था को कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करे, इसलिए बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कैबिनेट के जरिए एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, ताकि इस पर कोई चैलेंज ना हो सके सुप्रीम कोर्ट में। और साथ साथ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की भी मांग की है बिहार सरकार ने। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी। विजय जी, आप लोगों ने मांग रखी है, आरक्षण व्यवस्था कायम की है बिहार में नए तरीके से, तो ये 9वीं अनुसूची में डालने की क्या मांग है आपकी? यह मांग इसलिए है कि ये बिहार के दलितों, पिछड़ों और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए ये एक प्रगतिशील कानून है और ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि जहाँ कहीं इस तरह के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की बात आती है तो यह व्यवस्था या यह काम संविधान के ही तहत वर्णित अनेक बातों से मतलब ऊपर उठ जाता है। इसीलिए 9वीं सूची का गठन ही किया गया था जब 1950 में संविधान लागू हुआ और पहला संशोधन जो संविधान में 1951 में ही करना पड़ा, उसी के तहत 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी और इसके तहत कानूनों को संरक्षित करने की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि कई सारे प्रगतिशील कानून बनेंगे जो लोगों को संविधान के अन्य अनुच्छेदों से जो अधिकार दिए गए हैं उनसे उनको पूर्वता मिलेगी, प्रायोरिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये तो टेक्निकल बात बता दी आप, कि आपको क्या डर है कि आपने प्रस्ताव पास करके कैबिनेट से केंद्र सरकार के मत्थे ठेल दिया है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए? ये डर की बात नहीं है, ये गरीबों को उनका हक और न्याय दिलाने के प्रति सरकार की और नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता है और यह कोई असामान्य मांग भी नहीं है। ये पिछले समय में होता रहा है। 9वीं अनुसूची में 284 से अधिक कानून, जिसमें केंद्र सरकार के भी कानून। क्या आपको डर है कि कोई चैलेंज कर देगा, उसके बाद केंद्र सरकार इसे फिर ठंडे बस्ते में डाल देगी? उसके संबंध में भी आपको हम अपडेट कर देते हैं कि आज से कुछ दिन पहले एक बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया था कि इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और कागज दिया है। और उसी के 2 दिन बाद चुनौती भी दे दी गई। सबसे तो पहले इन दोनों के बीच रिश्ता देखिए कि भाजपा नेता आज यह घोषणा करते हैं कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। और चुनौती क्यों दी जाएगी? इसको रोकने के लिए। और 2 दिन बाद चुनौती दे दी जाती है। तो एक तो इन दोनों चीज़ों के बीच रिश्ता देख लीजिए। और दूसरी बात कि बिहार सरकार पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि इस मुद्दे को जिस आधार पे चुनौती दी जा रही है, ये न्यायालय में सरकार के पक्ष में ही फैसला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो तमिलनाडु गवर्नमेंट वाला जो मामला है, इसमें लिखा हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाता है आरक्षण को लेकर, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि मेरिट जो है और मेडियोक्रिटी दोनों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू में नहीं आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी व्याख्या भी न्यायालय ही करता है। और किसी क्षेत्र में गरीबों, दलितों, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए
अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती है तो यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह संविधान सम्मत है। यह फैसला भी उच्चतम न्यायालय दे चुका है। सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा जो है पूरे जोर शोर से पूरे देश में फैल रहा है और हर राज्य में अब मांग उठ रही है कि कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस होना चाहिए। दबाव भी बन रहा है केंद्र सरकार पर कि कास्ट सेंसस कराया जाना चाहिए। तो ये मुद्दा नीतीश कुमार जी का है, बहुत दिनों से चला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी पॉलिटिक्स का जो नैरेटिव है पूरे कंट्री में सेट हो चुका है और उसके जो अगुआ है नीतीश कुमार जी बन चुके हैं ओबीसी पॉलिटिक्स के? नीतीश कुमार जी ने तो सर्वप्रथम बिहार के जो पिछड़े या दलित या वंचित वर्ग के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ही ये जाति आधारित गणना की बात की थी। वो बराबर कहते थे कि किस जाति के लोग वास्तविक में कितनी संख्या में हैं, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं थी किसी के पास। तो इसके लिए उन्होंने गणना कराई और गणना से जो आंकड़े आए उन्हीं के आधार पर ये आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। तो स्वाभाविक रूप से ये आज अगर मांगे उठ रही हैं तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। और ये हम लोग शुरू से जानते थे, क्योंकि ये इतना लोकप्रिय कदम है, ये इतना गरीबों के हित में है, नीतीश कुमार जी की सोच है। इसको तो देशव्यापी मुद्दा बनना ही था। तो देशव्यापी मुद्दा तो बन चुका। अब ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी तमाम रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण दो, हर जगह ओबीसी को के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन जो आपके नेता नीतीश कुमार जी ने किया, जो सूत्रधार है इन सब चीज़ों को का, और जब बैठक होती है पटना में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, तो उनको नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। और नीतीश जी यहाँ तक कह दिए कि कांग्रेस पार्टी तो अभी चुनाव में व्यस्त है और उनको दरकिनार एक तरीके से कर दिया गया है इंडी अलायंस के द्वारा। नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण व्यवस्था नई लागू की है, यह कितना लोकप्रिय है आप खुद कह रहे हैं। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सरकार अभी तक इसके खिलाफ में अपना मत जाहिर किसी ने नहीं किया है। ये स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार के इस कदम की लोकप्रियता का परिचायक है, जो पूरे देश में व्याप्त हो चुका है। जहाँ तक प्रधानमंत्री के पद की बात है या इसके उम्मीदवार की बात है, तो वो तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों के नेताओं का फैसला है कि पहले हम लोग चुनाव लड़ लेंगे, बहुमत हासिल कर लेंगे, फिर कौन नेता होगा यह काम आसानी से कर लिया जाएगा। कब हुआ फैसला? तो बॉम्बे के बाद तो बैठक हुई नहीं है, उसमें तो कोई फैसला ऐसा हुआ नहीं था। नहीं तो उसी बैठक में फैसला हुआ था ना। सारे बैठक में ये सारे नेताओं ने अलग अलग कहा है कि पहले चुनाव होगा, हम लोग बहुमत हासिल करेंगे, तब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताएंगे। अभी तो अधिक याद करिए कि अधिक से अधिक बात भी जो मीडिया के माध्यम से ही, किसी नेता ने नहीं कहा था कि हम अगला बैठक में संयोजक चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। मीडिया के माध्यम से ही अधिक से अधिक बात, नीतीश जी अब संयोजक नहीं बने, अधिक से अधिक बात भी आई है। तो कौन संयोजक बनेंगे? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तो कोई बात ही नहीं है। संयोजक भी नीतीश जी को नहीं बनाए वो लोग, जबकि सभी नेताओं को नीतीश जी ने ही बुलाया था। सारे नेता इस बात को मानते हैं और सारे नेता इस बात की मिल के प्रशंसा करते हैं कि इस गठबंधन की शुरुआत या इसका गठन नीतीश कुमार के ही पहल पे हुआ है, ये सभी मानते हैं। लेकिन नेता तो नहीं मान रहे। अभी उसकी बात कहाँ है? लेकिन आपका जो इंडिया अलायंस है वो तो बिखर गया। अखिलेश यादव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए और एक तरीके से उनको दरकिनार कर दिया गया, तो दिखाता आम आदमी पार्टी भी आपके साथ एक तरीके से नहीं है। पंजाब में या हर जगह अपना
प्रभाव बढ़ा रही है या मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे जगह में चुनाव लड़ रही है, तो एक तरीके से तो बिखर गया है। गठबंधन की अलग अलग बैठकों से ही ये स्पष्ट हुआ था, और सभी दल जब साथ भी आए थे उस समय भी ये बात सभी मानते थे कि हम लोगों के हित अलग अलग प्रदेशों में न सिर्फ अलग अलग हैं बल्कि एक दूसरे से टकराते भी हैं। ये कोई छिपी बात नहीं थी, ये घोषित बात थी। और अभी जो ये चुनाव हो रहा है ये तय है कि इसके बाद लोग बैठेंगे और अलग अलग राज्यों में जिन जिन पार्टियों के हित हैं, यानी जिन दलों का जिस प्रदेश में हित है या उनका स्टेक है, वो सब लोग बैठ के राज्यों के हिसाब से आपस में तय करेंगे। रीजनल पार्टीज को लोकसभा में ड्राइविंग सीट पे रहना चाहिए या कांग्रेस पार्टी का किसी बड़ा नेता को, जैसे राहुल गांधी को लोग नेता मानते हैं? देखिए, किसको रहना चाहिए यही ना रीजनल और नेशनल दोनों दलों के नेता मिलके तय करेंगे, वही तो कह रहे हैं आपको। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा जो है आप लोग मांग कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बहुत सारा काम हुआ यहाँ पे, और बिहार में जो है शराबबंदी और बालू माफिया पर अगर शिकंजा के कसा जाए और शराबबंदी कानून हटा दिया जाए तो 25,000 करोड़ रुपया ऐसे ही आ जाएगा। और कटोरा लेके बिहार सरकार नीतीश जी चले जाते हैं हमेशा कि हमको पैसा दे दीजिए, और चादर उतनी बड़ी है नहीं, अब फैला लेते हैं और वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं। ये भी उन्हीं से पूछ लीजिएगा जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया था, कहे कि वो इस प्रदेश के लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनको पता है जो उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में बिहार को क्या मिला है, ये वो समझते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो शराबबंदी कानून को तोड़ने की बात करते हैं तो उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमेशा सार्वजनिक रूप से, मुझे तो एक कार्यक्रम की याद है के बारे में याद है कि यहाँ गुरुद्वारा में प्रधानमंत्री गए थे, मुख्यमंत्री गए थे, मैं भी गया था। उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि साहब इतना बड़ा काम कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हिम्मत नहीं कर सकता है, इतना अच्छा काम नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी को तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए जो शराबबंदी के बाद शुरू हो गया है। सरकार को तो नुकसान हो रहा है, वित्त मंत्री है। आप अभी नीति की बात हो रही है, और अभी ही पिछले जीएसटी काउंसिल में जब ऑनलाइन सट्टेबाजी जुआबाजी पर जीएसटी बढ़ाने की बात हो रही थी, उसमें हमने यही उदाहरण दिया था कि भाई जब बिहार जैसा गरीब प्रदेश सामाजिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए इतने बड़े राजस्व की हानि सह सकता है, तो केवल टैक्स बढ़ा देने से जुआ खेलना लोग कम कर देंगे, इससे किसी राज्य को राजस्व की हानि होगी, ये सोचना बिल्कुल उचित नहीं।